ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे कह सकते हैं यूपीएससी एट ए ग्लेंस। तब यूपीएससी पहली नज़र में यूपीएससी क्या है, यूपीएससी इसके एग्जामिनेशन कितने होते हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू का क्या रोल है, यूपीएससी में पेपर्स कितने होते हैं, यूपीएससी में कितने क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, यूपीएससी का स्टेजेस क्या है, पहले प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो मतलब कहने का ये है तात्पर्य कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और यूपीएससी एट ए ग्लेंस, मतलब यूपीएससी के बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय हम पहली नज़र में देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी वास्तव में है क्या। समस्त जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुड़ने से पहले इसे ज़रूर जानें कि यूपीएससी है क्या, इसमें कितने स्टेजेस हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या जो इम्पोर्टेंट जो इसमें लाइन है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का, उसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। इससे जानने के बाद हम यह जान पाएंगे कि यूपीएससी वास्तव में है क्या, यह किस तरह का परीक्षा है और किस परीक्षा में किस विषय का कितना महत्व है, ऑप्शनल में का कितना महत्व है, मेंस पेपर का क्या रोल है, इंटरव्यू का क्या महत्व है, प्री में क्या कैसे और कितने अंकों और कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं अपेंडिक्स 1 सेक्शन 1 प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ये 2019 का जो गेस्टेड नोटिफिकेशन है उससे लिया गया है, उसी को हम लाइन बाय लाइन करके हम लोग समझते चलेंगे। तो पहले तो है कि यह है कि द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेजेस। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कितने स्टेजेस हैं। तो इसमें मुख्यतः 2 सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा मतलब स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, एक के बाद दूसरा मतलब एक स्टेज के बाद जब एक स्टेज या एक डोर को आप जब में प्रवेश करते हैं एक द्वार में, तो फिर दूसरा द्वार खुलता है। तो पहला जो द्वार है वो है यूपीएससी प्रीलिम का और दूसरा जो द्वार है वो मेंस का। तो आइए इसमें क्या लिखा हुआ है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो फर्स्ट डोर है ऑफ सक्सेस और फर्स्ट डोर ऑफ एग्जामिनेशन है वो है प्रीलिम एग्जामिनेशन, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, जिसे कह सकते हैं कि पहली दरवाज़ा है, जिसे खुलने के बाद, जिसे आप क्वालिफाई करने के बाद, जिसे पास करने के बाद आपके इस एग्जामिनेशन के दूसरे दरवाज़ा खुलते हैं जो कि मेंस का है। और आइए दूसरे में क्या कहा गया है कि सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। कहने का तात्पर्य है जो सिविल सेवा की परीक्षा है, जो मेंस परीक्षा है, उसमें एक इंटरव्यू होता है और रिटन एग्ज़ाम होता है, मतलब पहले रिटन और फिर इंटरव्यू, मतलब 2 तरह के इसमें एग्जामिनेशन होते हैं मेंस पेपर में। और इस मेंस में सिलेक्ट होने के बाद विद्यार्थी और एस्पिरेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और फिर उन्हें वेरियस विभिन्न तरह के सर्विसेज, सेवा और कैडर्स और उन्हें पोस्ट जो पद है वो अलॉट किया जाता है। अब देखिए आगे आइए इसमें क्या कहा गया है। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द 2 पेपर्स of objective type multiple choice questions and carry a maximum of 400 marks in the subject set out in subsection A of the section 2। तो कहने का मतलब है जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 2 पेपर, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिया रहेगा आंसर का, उसमें आपको एक टिक लगाने का रहेगा, एक मार्क्स करने का रहेगा कि कौन से उत्तर सही हैं इन चारों में से।
तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी को कहते हैं। और ये 2 पेपर रहेगा, एक पेपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 2 पेपर, प्री 1 और प्री 2। तो पेपर 1 में है कि 200 मार्क्स का, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का 2 पेपर होंगे प्रारंभिक परीक्षा में। तो कुल मिलाकर 400 मार्क्स के पेपर हो गए प्री। अब आइए आगे क्या कहा गया है, दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। कहने का मतलब है कि मैं पहले ही बता दिया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो प्रथम दरवाज़ा है, वो प्रथम डोर है, जिसे खुलने के बाद ही आप दूसरी दरवाज़ा में प्रवेश कर सकेंगे। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। होता क्या है कि यूपीएससी का जो करेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें विद्यार्थी बहुत अप्लाई करते हैं, वैकेंसी बहुत कम होती है, विद्यार्थी बहुत अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक एग्जामिनेशन है, इसकी एक अलग स्टेटस है, इसकी एक अलग गरिमा है, इसके जो प्रिविलेज हैं, इसके जो पर्क्स हैं, इसमें जो पावर्स हैं, इसमें जो पोजीशंस हैं, वो अपने आप में इस परीक्षा को सबसे श्रेष्ठ बनाती है। इसी कारण इसमें विद्यार्थियों का और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में इसको लेकर बहुत करेज है और वो इस परीक्षा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण इसमें संख्या जो है बहुत बढ़ जाती है प्री एग्जामिनेशन में। तो मेंस क्योंकि होता है सब्जेक्टिव और रिटेन ऐसे टाइप, मतलब उसमें सब्जेक्टिव मतलब लिख कर, जैसे कॉलेज लेवल की परीक्षा होती है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और उत्तर का, उस तरह का परीक्षा होता है, तो उसमें ज़्यादा भीड़ ना हो, इस कारण ये प्रथम डोर, प्रथम दरवाज़ा की तरह और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि वही विद्यार्थी मेंस में पहुँचे और पहुँच सकें जो कि रियली इसमें डेडिकेटेड हैं और वही क्वालिफाई कर सकेंगे। इसलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि प्री का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। ये प्री सिर्फ इसलिए है क्या, ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ये प्रथम डोर, प्रथम दरवाज़ा कह सकते हैं इस यूपीएससी एग्जामिनेशन का, जिसे कि क्वालिफाई करने के बाद दूसरे डोर अर्थात मेंस के पास पहुंचा जा सकता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन will not be counted for determining their final order of merit। मैंने पहले भी कह दिया कि जो इस एग्ज़ाम मतलब जो इस प्रारंभिक एग्ज़ाम में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे और जितने भी मार्क्स लाएंगे, जितने भी नंबर इसमें लाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में, वो जो नंबर है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा जब अंत में, उसमें यह नंबर जो है नहीं जुटता है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 12 to 13 times the total approximate number of vacancies to be filled in the year through this examination। मतलब जिस साल में जितनी वैकेंसी होगी उसके 12 गुना विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा प्री में। कहने का मतलब है अगर 1000 वैकेंसी है तो 12,000 विद्यार्थी प्री में सिलेक्ट होंगे, मतलब 12 से 13 गुने, मतलब 12 और 13,000, मतलब 12-13 गुना, मतलब अगर 1000 सीट है तो 12 और 13 गुना उसका विद्यार्थी प्री में सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द ईयर विल बी एलिजिबल फॉर admission to the men's examination to that year provided they are otherwise eligible for admission to the main examination। कहने का मतलब है कि जो इस साल प्री में क्वालिफाई किए हैं वो इसी साल मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। ऐसा नहीं कि इस बार आप प्री क्वालिफाई कर लिए तो अगले साल डायरेक्ट आप मेंस में पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो इस साल के लिए क्वालिफाइड प्री हैं वो इसी साल के लिए मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे, मेंस के एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसी साल के लिए अगले साल अगर आपको फिर से एग्ज़ाम देना हो तो आपको फिर से प्री क्वालिफाई करना होगा, तब आप जाके मेंस के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। लेकिन इस बार के लिए स्पष्ट कहा गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द ईयर विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द मेंस ऑफ दैट ईयर। मतलब इसी साल के लिए, मतलब वो जो जिस साल प्री क्वालिफाई करेंगे उसी साल आप मेंस में
एडमिशन के लिए मेंस में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगले साल अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पुनः प्री क्वालिफाई करना होगा। तो ये मुख्य बिंदु रहा। अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। तो आगे नोट में ये कहा गया है कि द कमीशन विल ड्राव अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स to be qualified for civil services main examination based on the criteria of minimum qualifying marks of 33% in general studies paper 2 of the civil services prelim examination and total qualifying marks of general studies paper 1 of the civil services prelim examination as may be determined by the commission। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो कमीशन है, पहले बताया गया कि प्री में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन द नेचर कहने का सेंस है कि उसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। मतलब पेपर 2 में, प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 में बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं? तो मात्र 33%। तो जो कम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह का जो पेपर होता है 2 होता है प्री का, प्रीलिम्स का, उसमें बस आपको 33% मार्क्स लाने हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल फाइट होता है, वहाँ कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थियों के बीच में ओरिजिनल फाइट होता है वो प्रारंभिक पेपर 1 को लेकर, मतलब जीएस पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है वो मात्र एक पेपर से, वो है प्रारंभिक पेपर और जीएस पेपर 1 प्रारंभिक पेपर का। तो कहने का मतलब है जो ओरिजिनल फाइट है, जो ओरिजिनल पेपर आप कह सकते हैं, जो ओरिजिनल परीक्षा कह सकते हैं प्रारंभिक का, वो जीएस पेपर 1 है। इसमें विद्यार्थियों को तन मन धन से पढ़ना होता है, क्योंकि रियल जो कट ऑफ निकलता है इसी से निकलता है और इसी को पार करके आप फिर दूसरे दरवाजे यानी मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे। तो इसमें मूलतः यही कहा गया कि जो 2 पेपर होता है उसमें जीएस 2 तो है मात्र क्वालिफाइंग है, जीएस 1 जो है वो यूपीएससी के द्वारा हर साल कमीशन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कट ऑफ कितना होगा। जितना भी कट ऑफ होगा उसी आधार पे विद्यार्थियों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उससे 10-12 गुना, मतलब जितने वैकेंसी हैं उससे 10-12 गुना सिलेक्ट करके और फिर नीचे वाले विद्यार्थियों को फेल्ड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब फेल्ड इन द सेंस कि वो मेंस के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। इसमें तो पास और फेल का मैटर ही नहीं है। ऊपर से जितने भी इसको 12 गुना विद्यार्थी चाहिए, जितना वैकेंसी है उतना सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो मेन फाइट जो है वो जीएस पेपर 1 से है, जिसको जो कि कट ऑफ है, जो मायने रखता है। अब आइए इसका नोट दूसरा क्या कहता है कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली है कि अगर आप कोई भी प्रश्नों के उत्तर अगर आप गलत देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नकारात्मक, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मार्क्स उसमें मिलता है कि मतलब डिडक्ट हो जाता है। अगर आप किसी प्रश्नों का उत्तर गलत दे देते हैं, मतलब हालांकि रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप से, लेकिन अगर आप उस प्रश्नों के उत्तर गलत दे देते हैं तो आपका मार्क्स वहाँ कट जाएगा। तो देखिए इसमें आगे क्या कहा है, फॉर ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस वेयर द नेगेटिव मार्किंग विल बी इनबिल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मार्क्स अवार्डेड टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट और नॉट सो अप्रोप्रिएट आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि उन सभी प्रश्नों में, प्री के सभी प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट, मतलब अगर आप गलत उत्तर देते हैं किसी प्रश्नों को तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होगा सभी प्रश्नों को, लेकिन कुछ एक अपवाद होगा उसमें, जिसमें मात्र 1-2, सारे प्रश्न नहीं, मतलब 1-2 अपवाद होगा, जिसमें कि कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, चारों मतलब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में ऐसे आ जाते हैं कि लगता है चारों सही है, लेकिन उस प्रश्नों के लिए ही आपको सही नंबर मिलेंगे जिसमें यह पता रहेगा कि इन चारों में एक उत्तर सबसे अधिक सही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रश्नों में ऐसा सस्पिशन क्रिएट हो जाता है कि चारों के चारों सही हैं, लेकिन उस प्रश्नों में भी एक उत्तर ऐसा होगा जो कि सबसे अप्रोप्रिएट है, नियरेस्ट टू करेक्ट है, वो है कि उसमें क्वेश्चन अवार्ड, मतलब उसमें आंसर के लिए, उस आंसर के लिए आपको नंबर अधिक मिलेंगे। और मतलब कहने का मतलब है कि जो सबसे अधिक सटीक होगा उसमें आपको नंबर मिलेंगे और बाकी जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट में आंसर मिलेगा। तो ये है। अब दूसरा नोट देखते हैं कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर
दी आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, मतलब हर एक प्रश्न में 4 अल्टरनेटिव रहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन रहेंगे। ऐसा मतलब ये मान के चलिए कि जिस किसी भी एग्जाम में होता है मूलतः वहाँ 4 ही ऑप्शन दिया जाता है, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जितने भी हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मूलतः 4 ही विकल्प दिए होते हैं। और फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 यानी 0.33 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty। अभी ऊपर बता दिया गया है कि भाई अगर आप कोई भी अगर आप प्रश्नों का उत्तर जो है अगर गलत देते हैं तो आपको पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा, मतलब जुर्माना कह सकते हैं आप स्पष्ट शब्दों में। यह जुर्माना इस मायने में कि आपका जो है वो 0.33 यानी 0.33 मतलब है मार्क्स है आपका कट जाएगा अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो। अब सोच लीजिए कि आप जितने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा उतना से गुना कर दीजिए तो उतने नंबर आपको कम जाएंगे। तो कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग है तो आपको प्रश्नों के उत्तर देते वक्त सतर्कता बरतनी है। अब अगला पॉइंट इसका देखते हैं कि इफ़ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर, if a candidate gives more than one answer it will be treated as a wrong answer। कहने का मतलब है अगर विद्यार्थी जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर विद्यार्थी को लगे कि हम 2 में टिक कर देते हैं, या फिर हालांकि OMR सीट रहता है उसमें गोला भरने का होता है, लेकिन फिर भी अगर आप में ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें अगर आप 2 को टिक कर देते हैं, इफ कैंडिडेट गिव मोर देन वन आंसर मतलब आप एक उत्तर से अत्यधिक उत्तर दे देते हैं, मतलब 2 उत्तर दे देते हैं, तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो उत्तर आपका गलत है, मतलब वो प्रश्नों का उत्तर आपने गलत कर दिया। इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर है बीन करेक्ट, अगर उन 2 प्रश्नों में और उन 2 उत्तरों में अगर आपका एक उत्तर सही भी होता है फिर भी वो गलत माना जाएगा और इसके लिए आपका पेनल्टी भी लगेगा, मतलब जुर्माना भी लगेगा और 0.33 उसका जो अंक है वो कटेगा, जैसे कि कोई अन्य रॉन्ग आंसर में कटता है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक ही उत्तर लिखना है, 2 उत्तर नहीं देना है और जो उत्तर सही लगे वही देना है। अगर आप एक के जगह 2 जगह टिक कर देते हैं या 2 जगह गोले भर देते हैं, जैसे अब मान लो कि अब एक कोई प्रश्न है उसमें ऑप्शन दिया हुआ A, B, C and D, अगर आप B और C दोनों को टिक कर देते हैं तो आपका वो उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा, भले ही उसमें B सही आंसर ही क्यों ना हो। तो ये समझने वाली बात है। अब आगे देखते हैं कि इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक एंड नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। कहने का तात्पर्य है कि अगर विद्यार्थियों के द्वारा मतलब जो भी पेपर्स देते हैं उस कैंडिडेट के द्वारा अगर वो उत्तर ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, मतलब अगर हम किसी प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं या फिर भूल रहे हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं भाई कि हम इसे नहीं बनाएंगे, मतलब उसे हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर उसे छोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप 100 प्रश्नों में अगर आप 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं तो उसे गलत भरने की अपेक्षा करो तो उसे छोड़ दो, उसे बनाओ ही मत। अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उस में पेनल्टी नहीं लगेगा, मतलब उसमें हमारा जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होगा, उसमें हमारे मार्क्स हैं वो काटे नहीं जाएंगे। तो परीक्षा देते समय विद्यार्थियों को बड़ी सूझता से, बड़ी सजगता से यहाँ देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि अगर आपका एक भी प्रश्न गलत होता है तो वो 0.33% कटने के अत्यधिक चांसेस रहते हैं। मतलब अत्यधिक चांसेस क्या रहते हैं, उतना कटना ही कटना है। लेकिन अगर आप खाली छोड़ देते हैं उस प्रश्नों को आप बनाते ही नहीं, ये सोच करके चलो भाई इसे हम नहीं जानते हैं तो इसे हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये हो जाता है कभी कभी कि विद्यार्थी सोचते हैं कि चलो यार किसी 2 प्रश्नों में सस्पिशन है तो किसी में टिक कर देते हैं तो एक उसमें जो हमारा एवरेज निकलेगा वो फ़ायदे में ही रहेगा, मतलब ओवरऑल। तो इसे एक चीटिंग कोड भी कह सकते हैं कि आप मतलब अगर आपको 4 में आप 2 पहले ही नेगलेक्ट कर दिए कि 2 नहीं होगा और आपको लग रहा है कि ये 2 सही होगा तो उसमें कभी कभी टिक कर देते हैं, तो वैसे में नंबर बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेगेटिव मार्किंग का ये जो मतलब यहाँ है
कि अगर आपको का उसमें मतलब रिस्क लेना होता है थोड़ा, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग में यही है कि अगर वो गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रकार है कि अगर आपके 4 गलत होते हैं, मतलब अगर मान लो 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में अगर आप 2 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपको 2 नंबर आएगा। अगर आपका 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 3 प्रश्न गलत भी हो गए तो आपको लगभग पौने 1 नंबर कटता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप बनाते हैं, उस 5 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिसमें 2 सही हो जाता है, 3 गलत हो जाता है, उस मायने में भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो मूलतः विद्यार्थी जो है श्योर रहते हैं 2 ऑप्शन को लेकर कि इन 2 ऑप्शन में एक सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा। इन परिस्थितियों में विद्यार्थी प्रायः क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी करके आते हैं ताकि वो फायदे में रहे कि भाई चलो अगर 4 या 5 प्रश्न ऐसे सॉल्व कर देते हैं तो उसमें अगर 2-3 भी सही हो गए तो नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ का जो फाइट होता है वो बहुत अत्यधिक होता है। तो कहने का मतलब ये रहा पूरा कि भले ही ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब यहाँ प्रोविज़न है, लेकिन विद्यार्थी अगर अपनी सूझबूझता के साथ अपनी थोड़ा ट्रिक्स वगैरह का मतलब यूज करे तो वो आसानी से 1-2 नंबर बढ़ा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भले ही वो 0.33% यहाँ कट जाता हो, लेकिन खाली छोड़ना मेरे लिए उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि आप किसी भी प्रश्नों को खाली छोड़ के आते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग को प्रेशराइज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो शायद हो सकता है कि उन 2 प्रश्नों में आप 2 ऑप्शंस में चुन के आप किसी प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। तो अब उससे कुछ नंबर भी बढ़ जाएंगे आपके। अब आइए अगला देखते हैं क्या है कि द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मेन एग्जामिनेशन है, जो हमारी मुख्य परीक्षा है, उसमें एक रिटेन एग्जामिनेशन होता है और एक इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, साक्षात्कार। और द रिटेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स ऑफ कन्वेंशनल एसे टाइप इन सब्जेक्ट्स सेट आउट इन द सब सेक्शन बी ऑफ द सेक्शन। ये मैं आगे बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 9 पेपर्स होते हैं, मतलब 9 पेपर्स, कुल मिला के 9 पेपर्स होते हैं जो कन्वेंशनल एसे टाइप होते हैं, मतलब जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप होता है ये। और इसके कौन कौन से पेपर हैं वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें 9 पेपर्स होते हैं कुल मिलाकर और एक इंटरव्यू। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल द कंपल्सरी पेपर, इसमें ऐसा कहा गया है कि Section 2 out of which 2 papers will be of qualifying in nature and marks obtained for all the compulsory paper and the marks obtained in interview for personality test will be counted for ranking। तो इस 9 पेपर में 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहते हैं। क्वालिफाइंग इन द नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके एक तो पेपर इंग्लिश होते हैं और एक प्रायः हिंदी होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी लेना नहीं चाहते वो अपना रीजनल लैंग्वेज, जैसे कोई अगर गुजरात से हो तो गुजराती ले सकते हैं, जो कोई मिथिला से हो, बिहार से तो मैथिली ले सकते हैं, कोई और मलयालम ले सकते हैं, मतलब अपने अपने रीजनल जो लैंग्वेज उनका होता है वो ऑप्ट कर सकते हैं, और एक पेपर इंग्लिश। तो ये जो है ये 2 क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग पेपर की तरह होता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस पेपर 2 था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, ठीक उसी प्रकार मुख्य परीक्षा में 2 परीक्षा जो होते हैं 9 पेपर में 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग रहते हैं, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। बाकी जो 7 पेपर हुए, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, और एक इंटरव्यू साक्षात्कार का, इसका जो है वो मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। अब आइए आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written part of the main examination as may be fixed by the commission at their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test। कहने का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा जिससे कि वो मेंस में उत्तीर्ण हो सके और इंटरव्यू का कॉल उन्हें आ सके। तो ये जो कट ऑफ निकलता है मेंस का वो जो है यूपीएससी और कमीशन के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ये हर एक साल अलग अलग होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। इसमें जितने विद्यार्थियों को चुनना होता है इंटरव्यू के लिए उस आधार पे वो निर्धारित किया जाता है।
तो वाइड सबसेक्शन सी सेक्शन 2, इसके आगे मैं बताऊंगा, इसके कुछ और इसमें बताया गया है सेक्शन 2 में सबसेक्शन सी में। और इसके आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू विल बी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो पहले हमने देखा कि जो प्री में तो अनगिनत विद्यार्थी बैठ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए जितने वैकेंसी रहते हैं उससे 12 और 13 गुना विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है, उसमें मात्र दुगना, यानी मान के चलिए अगर 1000 सीट है तो इंटरव्यू के लिए 2000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जितने वैकेंसी रहते हैं उससे दुगना विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और ये जो इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का है। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता इंटरव्यू में। आप 275 में आप जितने मार्क्स कम से कम और जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जितने अत्यधिक से अत्यधिक मार्क्स आप ले आएंगे उतना ही अच्छा। अब इसमें आगे देखिए क्या कहता है कि द मार्क्स दज ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन एग्जामिनेशन, रिटन पेपर एज वेल एज इंटरव्यू वुड डिटरमाइन देयर फाइनल रैंकिंग। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे अंक होते हैं, जो प्राप्त अंक होते हैं मुख्य परीक्षा के, रिटन पेपर के और साक्षात्कार के, इंटरव्यू के, वो ही है मेरिट लिस्ट डिटरमाइन करता है। उसी से हमारा मेरिट जो होता है, फाइनल जो रैंक होता है वो निर्धारित होता है। तो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू द वेरियस सर्विसेज कीपिंग देयर व्यूज देयर रैंकिंग इन द एग्जामिनेशन एंड द प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस्ड बाय देम फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। कहा जाता है कि उसी आधार पे जब आपका मेरिट लिस्ट निकलता है उसी आधार पे आपको रैंक मिलता है और आपका क्या प्रेफरेंस रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी पहले आईएएस चुनना चाहते हैं, बहुत लोगों का है कि वर्दी में, ग्लैमर में जीना चाहते हैं और तो उसलिए आईपीएस चुनना चाहते हैं। एक वर्दी की अपनी एक रुतबा होता है। तो कह सकते हैं कि सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, अपना अपना सर्विस होता है, अपना अपना पोस्ट है। तो कोई फॉरेन सर्विस लेना चाहते हैं, एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो कैंडिडेट्स को अलाउड किया जाता है उसी आधार पे, रैंकिंग के आधार पे भी और आपका प्रेफरेंसेस के भी आधार पे। वरीय जो पद हैं, वरीय जो सेवा हैं, वो उनकी वरीयता दी जाती है। तो हमने देखा कि यूपीएससी एट ए ग्लेंस, अर्थात यूपीएससी क्या है, यूपीएससी में क्या कितनी परीक्षा होती हैं और यूपीएससी में कितने मार्क्स सब पेपर्स के हैं, कितने इसमें पेपर्स क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंटरव्यू कब होता है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों का और कितने गुणांक में विद्यार्थियों का प्री के बाद मेंस के लिए सिलेक्शन होता है, फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, किस आधार से कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, वो सब हमने जाना। तो इसमें मूलतः कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इसमें आप जो है यूपीएससी से रिलेटेड एट ए ग्लेंस, मतलब एक नज़र में आप बता सकते हैं इससे इतना जानने के बाद कि आप यूपीएससी एक्चुअल में है क्या और यूपीएससी किन किन चीज़ों का और किन किन सब्जेक्ट्स का, कितने इसमें स्टेजेज हैं, कितने प्लेटफॉर्म हैं, किस तरह से इसमें एग्ज़ाम दिया जाता है, किन किन स्टेजों से गुजरना होता है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, कितने मार्क्स हैं, तो इसमें टोटल मार्क्स भी है, फिर इंटरव्यू है, फिर उसका भी मार्क्स जुटता है। तो इन तरह से अमूल चमूल इसमें जितने भी चीज़ हैं वो सब मैंने आपको समअप करके बताया है, एक छोटा सा समरी और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इतना ही। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप यूपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं उसे बताने का भरसक प्रयास करूँगा। और इसी के साथ अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम आईएएस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।